हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड हेतु मुगलों की दक्षिण नीति, जो मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ, उसमें दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति अपनाई, उस पर बच्चों हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित नोट्स प्रायः मैंने भेजा है बच्चों के लिए। आज हम उसका एक आकलन करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मुग़ल साम्राज्य का प्रथम बादशाह जो है वो बाबर था, ऐसा आप लोग जानते हैं। और उसकी आत्मकथा जो तुझ के बाबरी है, उसमें उसने दक्षिण भारत के राज्यों खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा जैसे मुस्लिम राज्य तथा विजयनगर का हिंदू राज्य के रूप में उल्लेख किया है। परंतु बाबर के पास उतना समय नहीं था कि वो दक्षिण भारत की ओर ध्यान देता। हुमायूं जो था, उसने गुजरात को जीतने के पश्चात खानदेश पर आक्रमण किया, पर मोहम्मद शाह द्वारा माफ़ी मांग लिए जाने पर वह वापस चला आया। और हुमायूं भी एक जो है वो भटकता हुआ जीवन चूँकि व्यतीत किया, शेरशाह ने उसे एक तरह से भगौड़ा ही बना दिया था, तो उसके समय में भी हम उसकी दक्षिण नीति विशेष तौर पे नहीं देख पाते हैं। अकबर के समय मुग़लों की दक्षिण को लेकर सुनिश्चित नीति प्रारंभ हुई थी, क्योंकि अकबर जो है वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था और राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने के बाद जो है वो दक्षिण की ओर उसने रुख किया था। और 1591 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण के राज्यों खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा जो दक्षिण में स्थित थे, उन सबों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था राजदूत भेज करके। परंतु खानदेश के शासक अली खां को छोड़कर से सभी ने उसके आग्रह को नम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था। और अकबर ने जो है पहले अब्दुल रहीम खान खाना, फिर मुराद के नेतृत्व में पुनः अबुल फजल और मुराद को, तत्पश्चात स्वयं दक्षिण जाकर युद्ध का जो वो नेतृत्व किया था। चांद बीबी जो है वो बहादुरी से किले की रक्षा की थी, परंतु अंततः उसे हार माननी पड़ी थी। इस तरह जो है दक्षिण में भी युद्ध नीति को अपना करके अकबर ने दक्षिण के राज्यों को अपने अधीन किया। जहांगीर के समय में बच्चों हम देखते हैं कि उसने पिता की दक्षिण नीति को यथावत रखा और उसने दक्षिण में हस्तक्षेप की नीति को जारी रखी। जहांगीर के समय तक आते आते अहमदनगर जो है मलिक अंबर का योग्य नेतृत्व पा करके स्वेच्छाचारिता का भाव प्रदर्शित करने लगा था। मलिक अंबर चूँकि एक योगी वजीर था और इसलिए उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ जो है अपना नेतृत्व जो है वो संभालने लगा था और अहमदनगर के राज्य के शासन और आर्थिक अवस्था को भी ठीक करने की उसने कोशिश की थी। इसके अलावा मराठा जो सैनिक थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में नहीं, अहमदनगर का जो शासक था, वजीर था मलिक अंबर, उसने मराठा सैनिक जो कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है वो लड़ते थे, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में उसको योगी बना करके जहांगीर के लिए एक तरह से संकट उसने उत्पन्न किया था। लेकिन जहांगीर ने जो है वो शहजादा खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से जाना जाता है, उसको दक्षिण का नेतृत्व प्रदान किया और उसे उसने बखूबी निभाया भी। मलिक अंबर को उसने अहमदनगर को संधि के लिए बाध्य किया और इस संधि के फलस्वरूप मुग़लों को जो है भूप्रदेश और काफ़ी धन प्राप्त हुआ। शाहजहां ने दक्षिण के राज्यों को जो है समाप्त करके, वो अपने समय में जब शाहजहां शासक बना तो दक्षिण के राज्यों को समाप्त कर उनको अपनी पूर्ण अधीनता में लाने का प्रयत्न किया। हालांकि दक्षिण की राजनीति का अनुभव उसे प्राप्त था जब वो शासक नहीं बना था, उससे पहले ही मलिक अंबर के मृत्यु उपरांत अहमदनगर में जो उत्पन्न अराजकता का जो की स्थिति जो आई थी, उससे भी उसने लाभ उठाया था। गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुतुब शाह एवं बीजापुर के जो सुल्तान थे इब्राहिम शाह, उसकी मृत्यु के पश्चात जो है वहाँ गृह कला और अशांति का वातावरण बन गया था। ऐसी स्थिति में मुग़लों ने जो है वो दबाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, जिसके तहत दोनों राज्यों ने 1636 ईस्वी में मुग़लों से जो है वो संधि कर ली थी। गोलकुंडा द्वारा संधि की शर्तों की अवहेलना किए जाने पर जो है वहाँ का सूबेदार जो उस समय औरंगजेब था, उसने हैदराबाद को जीतकर गोलकुंडा पर घेरा डाला था। और इससे पहले कि वो गोलकुंडा को अपने आधिपत्य में ला पाता, शाहजहां के आदेशानुसार उसको घेरा उठा लेना पड़ा था। और 1656 ईस्वी में ही गोलकुंडा से पुनः संधि की गई थी, जिसके तहत उसने मुग़ल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से कर दिया था।
इसके बाद बच्चों औरंगज़ेब जब शासक बना तो औरंगज़ेब ने दक्षिण को लेकर के जो एक हम कह सकते हैं कि महाजनों येन गतासाह पंथा, यानी जिस राह पे उसके पूर्वज चले थे उसी राह का उसने भी पालन किया। हालांकि औरंगज़ेब की दक्षिण नीति का उद्देश्य राजनीतिक और धार्मिक दोनों था, चूँकि ये कट्टर मुसलमान था। और दूसरी बात राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, और तीसरा जो है वो मराठों की शक्ति को भी साधना चाहता था। अतः तीन उद्देश्य लेकर के वह दक्षिण पे जो है दक्षिण की ओर बढ़ा। और उसे दक्षिण के बारे में अनुभव भी था, वहाँ का वो सूबेदार रह चुका था। लेकिन बच्चों ऐसा कहा जाता है कि अकबर की दक्षिण नीति जो औरंगज़ेब की दक्षिण नीति जो थी वो औरंगज़ेब के लिए एक ऐसे घाव की तरह हो गई जो ना कभी छूटा और उसे ज़िंदगी भर दर्द ही देता रहा। वो अपने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का औरंगज़ेब भी था और इस कारण से दक्षिण के राज्यों को वो जीतना चाहता था। लेकिन पूरी तरह से चूँकि दिल्ली में बैठ कर के दक्षिण के पूरी राज्यों को अपने अधीन ला कर के और उस पर पूरा वर्चस्व स्थापित कर लेना ये थोड़ा कठिन था। तो औरंगज़ेब ने प्रयास तो पूर्ण किए, लेकिन औरंगज़ेब की दक्षिण नीति की जब आकलन किया जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने यहाँ बुद्धिमानी का काम नहीं किया था। तो इस तरह से बच्चों हमने मुग़लों की दक्षिण नीति का जो है उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे आने वाले समय में मुग़ल साम्राज्य से संबंधित अन्य बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।